लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एसिड बेस की बात करी थी और एसिड बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात की थी। वॉइस वगैरह क्लियर है सबको? तो जब डिसोसिएशन की बात हो रही थी तो उसमें बात की गई कि सपोज अगर कोई एसिड है, सपोज एसिटिक एसिड लिया हमने, इसको वाटर में हम डिजोल्व करते हैं तो एसीटेट आयन एंड H प्लस आयन बनाता है। ये एसीटेट आयन इसने बना लिया और H प्लस बना लिया, हाइड्रोजन आयन, या जिसको हम प्रोटॉन कह सकते हैं, प्रोटॉन बना लिया इसने। और इस इक्वेशन की बेसिस पे अगर हम इसका केसी लिखते हैं तो केसी हमारा एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड एंड H2O का कॉन्सेंट्रेशन। अब H2O वाटर सॉल्वेंट है, इसमें एक्सेस में लिया जाता है तो ऑलमोस्ट इसका कॉन्सेंट्रेशन लगभग लगभग कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। तो इसको हम लोग इस इक्वेशन से हटा सकते हैं और इसको रिमूव करने के बाद हमारा केसी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट बना वो ये बन गया इसकी वैल्यू। और इसको हम लोग एसिड के केस में के बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। और अगर यही केस आ जाए हमारे पास किसी बेस का तो हम लोग उसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। अब अगर इसी चीज को हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आयनाइजेशन को यूज करके हमें लिखना हो तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन को? इसका सी कॉन्सेंट्रेशन, इसका 0 0 इनिशियल होगा और फिर अगर ये सी अल्फा बन जाता है, ये सी अल्फा बन जाता है तो ये बचेगा कितना, सी माइनस सी अल्फा। और इसकी बेसिस पे हमने के की वैल्यू निकाली तो के की वैल्यू हमारी आ गई सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा आ गया। ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि वो डिसोसिएट बहुत कम होगा। कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो बहुत वीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हम ले लेते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि जिसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है। डिसोसिएशन इज वेरी लेस, मतलब अल्फा जो दिखाता है वो डिसोसिएशन को दिखाता है और अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होगी, 1 से अगर बहुत कम हो वैल्यू अल्फा की तो इसका मतलब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर बहुत अच्छी वैल्यू हो उसकी, मतलब जैसे मान लो 0.6 है, 0.7 है, 0.8 है, इस तरीके की वैल्यूज अगर आती है, 1 से तो कम ही रहेगा, लेकिन अगर ये वैल्यूज हाई रेंज में आती हैं तो हम लोग बोलते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर सपोज हमने इस इक्वेशन को यूज किया डिसोसिएशन कांस्टेंट में कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होगी, ये अल्फा 1 से बहुत छोटा होगा तो क्या करेंगे हम लोग, अल्फा को नेग्लेक्ट कर देंगे नीचे वाले टर्म से। और जब नीचे वाले टर्म से हम अल्फा को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी सी अल्फा स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाला जो सी है वो उससे कट जाएगा और फिर हमारे पास अल्फा आ जाएगा के बाई सी रूट में आ जाएगी ये वैल्यू, अल्फा इज इक्वल टू के बाई सी आ जाएगा। ये बात करी थी हमने किसके लिए, ये जो फॉर्मूला अप्लाइड है ये अप्लाइड है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यही जो फॉर्मूला है इसी को हम लोग बोलते हैं, एक साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब ये क्या मतलब है, इसी बात को बोला गया ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाते जाना, वॉल्यूम इंक्रीज करते जाना। ठीक है। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहता है कि अगर आप ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही ये लॉ होता है, ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप ये रूल लगा सकते हैं। दूसरी बात ये कहता है ये लॉ कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अगर बात करो ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कोई चीज वीक है उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अगर हम बात कर रहे हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ सी।
यानी कंसंट्रेशन के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप यहाँ से देखो तो अल्फा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ सी, दिखाई दे रहा है हमें? देख पा रहे हैं सब लोग? और सी है क्या? सी है मोलर कंसंट्रेशन। इसका मतलब अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका अल्फा, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसकी मोलर कंसंट्रेशन के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मोलर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो अल्फा डिक्रीज होता जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन कम करोगे तो अल्फा इंक्रीज करता जाएगा। और ये जो कंसंट्रेशन होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। वॉल्यूम का मतलब टोटल वॉल्यूम की बात की जा रही है। अगर कोई सोल्यूशन है, सपोज मान लीजिए 5 ग्राम शुगर आपने डिजोल्व किया या 5 ग्राम NaCl आपने डिजोल्व किया 1 लीटर वाटर में, ठीक है। अब आपने क्या किया, फिर से 10 लीटर वाटर और इसमें ऐड कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि अब सोल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा ना भाई। पहले 5 ग्राम NaCl किस में था? 1 लीटर वाटर में था। अब आपने 10 लीटर और पानी ऐड कर दिया तो 11 लीटर वाटर हो जाएंगे ना। और 5 ग्राम ही आपका NaCl है, आपने NaCl को कुछ भी चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे अगर देखो तो पहले थिक सॉल्यूशन रहा होगा और अब थिन सॉल्यूशन बन जाएगा, पतला सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि आपने वाटर का अमाउंट इंक्रीज कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन। जब आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हो, सॉल्वेंट का वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हो, सोल्यूट का अमाउंट सेम रखते हुए, सोल्यूट हमने इसमें 5 ग्राम ही रखा है और सॉल्वेंट की वैल्यू पहले 1 लीटर थी, अब उसको 11 लीटर कर दिया, 10 लीटर और बढ़ा दिया, तो इसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन। तो जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन का मतलब होता है वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो आप। तो वॉल्यूम जब इंक्रीज करते हैं हम लोग तो वॉल्यूम कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन डाउन होती जाएगी। तो कंसंट्रेशन अगर डाउन होगी तो हम ये लिख सकते हैं अल्फा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन के है, तो इस डाइल्यूशन लॉ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाई रूट सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रूट वी के, और ये डायरेक्टली ये हो जाएगा आपका अल्फा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप कह सकते हो अल्फा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी एंड दो फॉर्मूला याद रखोगे, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी। क्लियर है बात? ये दोनों चीजें जो है इसको हम बोलते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। सबको क्लियर है? बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो होगा ये किसके लिए होगा, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे मान लो आपको दे रखा है, सपोज एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कैलकुलेट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है इन 0.01 m एसिटिक एसिड solution given dissociation constant of acetic acid in water। डिसोसिएशन कांस्टेंट वाटर में जब एसिटिक एसिड डिसोसिएट हो रहा है उसके लिए K का वैल्यू दिया हुआ है। अब एसिटिक एसिड डिसोसिएट कैसे होगा, देखो किस इक्वेशन से डिसोसिएट होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे लिख देते हैं एक्वस। एक्वस का मतलब वाटर में आपने सॉल्यूशन बना दिया, तो ये एसीटेट आयन बनाएगा और H प्लस बनाएगा, दोनों एक्वस बनेंगे। इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपसे पूछी गई है, ये निकालना है हमें, ठीक है, कि कितना इसका कॉन्सेंट्रेशन है। K की वैल्यू दी हुई है और C की वैल्यू दी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है।
तो हम निकाल सकते हैं, इसको C मान लो, इसको इनिशियली 0 0, इसको C माइनस सी अल्फ़ा, और ये C अल्फ़ा, ये C अल्फ़ा, या सीधे सीधे आप फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, इसको सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर तो यही आने वाला है ना, अल्फ़ा इज इक्वल टू के बाई सी, रूट ऑफ के बाई सी। के की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, तो निकाल लेंगे आंसर। ये के दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 0.1, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁻⁻⁸ रूट 1.8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी कुछ वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बात? अब ये आ गया अल्फा का वैल्यू, अल्फा निकल गया। अब अल्फा हमारे पास आ गया, बट हमें कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया, अल्फा नहीं पूछा गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं पूछा है। इन्होंने पूछा है कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे तो C अल्फा है ना, तो C अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। C अल्फा इज इक्वल टू H+ कॉन्सेंट्रेशन, C दिया हुआ 0.1, ये हो जाएगा ये 1.8 का रूट मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁻3। सबको क्लियर हो गया ये बात? सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और आपका 11th में आ सकता है। अब वीक और स्ट्रॉन्ग का थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। बार बार वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करते हैं, थोड़ा सा मतलब समझ लें फिर आगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो हम लोग बात कर रहे हैं, वीक का क्या मतलब है? देखो, जैसे मान लो सपोज कोई ये इलेक्ट्रोलाइट है, कोई ये एसिड है, ठीक है, इसके मान लो हमने 100 मोल्स लिए और इसको वाटर में डाला। हम देख रहे हैं कि 100 मोल्स में से इसके 2 मोल्स केवल डिसोसिएट हो रहे हैं, मतलब 2 मोल्स ऐसे हैं जो H+ और A- बना रहे हैं। 2 H+, 2 मोल आपको A- मिल रहा है। बाकी आप सॉल्यूशन में क्या देखते हो बाद में, कि सॉल्यूशन में 98 Ha पूरा ऐसे का ऐसे Ha पड़ा हुआ है, पूरा एसिड फॉर्म में पड़ा हुआ है, और केवल 2 मोल्स H+ और 2 मोल्स A- बना। इसका मतलब केवल 2 मोल ही ब्रेक हुआ, 98 वैसा का वैसा अनडिसोसिएटेड पड़ा हुआ, डिसोसिएशन उसका हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें कि डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल बहुत कम होते हैं, डिसोसिएशन बहुत कम होता है। ऐसे केसेस में अल्फा की वैल्यू बहुत ही कम आएगी 1 के कंपैरिजन में। अल्फा इज वेरी लेस देन 1। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है, जैसे मान लो तुमने ये एसिड लिया, इसको वाटर में डिज़ोल्व किया, तुम देखोगे कि मान लो ये 100 मोल लिया है हमने फिर से इस एसिड का, तो ये कोई एसिड है या कोई बेस है, जो भी है, ये कोई एसिड या बेस है, इसके 100 मोल्स लिए वाटर में डिज़ोल्व किए, तो हम देखते हैं मान लो कि 70 मोल्स हमको मिल जाते हैं H+ के, और 70 मोल्स हमको मिल जाते हैं A- के। तो देख पा रहे हैं कि 100 में से 70 डिसोसिएट हो गए और 30 हमको अनडिसोसिएटेड मिलता है। मतलब काफ़ी पार्ट, 100 का 70 पार्ट जो है, 70% वो डिसोसिएट हो रहा है और 30% अनडिसोसिएटेड है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू छोटी होगी 1 से, लेकिन बहुत कम नहीं होगी, ठीक है। अल्फा की वैल्यू अच्छी खासी आएगी, जैसे 0.7 आएगी यहाँ पे, अगर हम कैलकुलेट करें तो 0.7 आएगा, क्योंकि अल्फा ऐसे भी निकाला जाता है। अल्फा निकाला जाता है डिसोसिएटेड मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो अगर अल्फा हम निकालें तो अल्फा आ जाएगा, डिसोसिएटेड 70 है और टोटल 100 लिए थे, तो यहाँ पे वैल्यू 0.7 आ जाएगी। सबको क्लियर है बात?
ये एक एग्जाम्पल लिया है, ऐसा नहीं कि 70 होगा, किसी का 60 भी हो सकता है। लेकिन अगर बहुत कम अमाउंट में आता है, 20% आता है, 0.2% आता है, तो ये सब बहुत छोटा अमाउंट होता है, तो उस केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर किया जाता है। और ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का जो ये है आपका, ये इक्वेशन है, इसको हम वीक के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो हमें पूरा इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा, जैसा कि हम इक्वेशन ये वाला जो बनाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, हमें पूरा ये इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यही इक्वेशन, ये वाली वैल्यू खत्म हो जाती है, तो ये इक्वेशन C∝² बन जाती है। क्लियर? अब ये हमने एसिड के लिए देखा था, अगर यही चीज बेस के लिए हो जाए, बेस भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हम वीक बेस ले लें तो भी वही चीज होगी बेस के लिए। हाँ, जैसे मान लो BOH है, तो ये टूटेगा B+ में और OH- में। अब यहाँ पे वही सेम चीज होगी, बस हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको ले लेंगे, के की जगह जो वर्ड आएगा वो आएगा KB। बाकी सारी चीजें सेम आएंगी, के की जगह क्या आ जाएगा, KB। अगर हमें अल्फा निकालना है बेस के लिए, वीक बेस के लिए, तो α आएगा KB/C। ये जो KB है ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। तो B लगा दिया मतलब बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट, A लिख दिया मतलब एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट। सबको क्लियर है ये बात? अब मान लो कि हमें कंपेयर करना है दो एसिड की स्ट्रेंथ को और दो बेसिस की स्ट्रेंथ को। तो कंपैरिजन जब करते हैं तो अल्फा का कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो अल्फा का कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं, मान लो हमें 2 एसिड्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, कोई कंपैरिजन वाला न्यूमेरिकल आ गया, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। जैसे α1 मान लो पहले एसिड के लिए है, तो वो आ जाएगा K1/C। उसकी कंसेंट्रेशन मान लो C है, ठीक है। अब मान लो दूसरा एसिड लिया, उसकी भी कंसेंट्रेशन हम सेम लेते हैं, उसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट K2 है और ये C है। तो अब दोनों को डिवाइड जब करोगे तो α1/α2 क्या आ जाएगा, √C तो एक दूसरे से कट जाएंगे, K1/K2। इसका मतलब दो एसिड अगर उनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इफ कॉन्सेंट्रेशन इज सेम, और उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें पता है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रेशियो निकाल सकते हैं, √K1/√K2 कर सकते हैं। क्लियर है बात? यही सेम फॉर्मूला 2 बेसिस के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जब पूरा फॉर्मूला बनाओगे तो 2 बेसिस के लिए भी α1 α2। अब यहाँ पे KB1 आ जाएगा, पहले एसिड के लिए अगर KB1 है, दूसरे के लिए KB2 है। तो KB1 किसके लिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर फर्स्ट बेस, जो भी आपका क्वेश्चन में दिया है। मान लो दो बेस दिए NaOH KOH, NaOH को फर्स्ट मान लो, KOH को सेकंड मान लो, उसके हिसाब से कर लो। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर सेकंड बेस, जिनको भी दो को कंपेयर। क्लियर? अब देखो, ये तो था हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। कुछ हम लोग इसमें याद भी रखते हैं कि कौन सा एसिड वीक की कैटेगरी में आता है, कौन सा एसिड आपका स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता है, वो भी आपको बता देते हैं। अब देखो एक चीज और है, एक है पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक, और इन सब वर्ड्स का मतलब समझ लेते हैं थोड़ा सा।
कहीं कहीं पे पॉली प्रोटिक लिखा होगा एसिड, या लिखा होगा पॉली बेसिक, पॉलीप्रोटिक या पॉली क्या बोलते हैं, बेसिक नहीं बोलते हैं, कुछ और वर्ड बोलते हैं, पॉलीप्रोटिक एंड पॉली एसिडिक बेस बोलते हैं। ठीक है, देखो पॉलीप्रोटिक एसिड का क्या मतलब है, गिव मोर देन 1H प्लस फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल से अगर H प्लस कोई ज़्यादा देता है तो उसको बोलते हैं पॉलीप्रोटिक। ठीक है, जैसे HCl की अगर बात करो तो HCl पॉलीप्रोटिक नहीं होगा, इसका एक मॉलिक्यूल एक ही H प्लस देता है, तो HCl इज नॉट पॉलीप्रोटिक। ठीक है, लेकिन अगर H2SO4 की बात करोगे तो H2SO4 2H प्लस देता है, एक से ज़्यादा देता है ना। अगर हम बात करें H3PO4 एक एसिड होता है फॉस्फोरिक एसिड, तो ये आपके 3H प्लस देता है, तो ये हो गया पॉलीप्रोटिक, एक से ज़्यादा H प्लस जो दे रहे हैं। क्लियर हुई बात, पॉलीप्रोटिक एसिड क्या है। अब पॉली एसिडिक बेस क्या है, एसिडिक का मतलब, एसिडिक जो वर्ड यूज कर दिया एसिडिटी से, एसिडिटी मोर देन 1 हो गई। एसिडिटी होती क्या है, नंबर ऑफ OH माइनस गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस, बेस के 1 मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ OH माइनस कितने दिए जा रहे हैं उसको बोलते हैं। जैसे मान लो हम NaOH और KOH लेंगे तो वो मोनो एसिडिक है, NaOH KOH ले लो तो इसका एक मॉलिक्यूल एक ही OH दे रहा है, देख पा रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं मोनो एसिडिक बेस, इनकी एसिडिटी 1 है, मोनो का मतलब 1। और अगर आप CaOH होल ट्वाइस ले लो, BaOH होल ट्वाइस ले लो, AlOH होल थ्राइस ले लो, ठीक है, तो ये कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 3 OH देगा, ये 2 देगा, ये 2 देगा, तो इनको हम बोलेंगे पॉली एसिडिक बेस। ये बात सबको क्लियर हो गई। अच्छा, ये जो फॉर्मूला α1/α2√K1 K1/√K2 या KB1, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट बेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड बेस। स्ट्रेंथ को कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो अल्फा होता है ये स्ट्रेंथ को शो करता है। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट बेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट एसिड डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड एसिड। अब हम पॉलीप्रोटिक पॉली एसिडिक सब लोग समझ गए, एक से ज़्यादा H प्लस देगा पॉलीप्रोटिक, एक से ज़्यादा OH माइनस देगा पॉली एसिडिक बेस। अब ये जो पॉलीप्रोटिक और पॉली एसिडिक है, इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम लोग जब निकालते हैं, जैसे हमने H2SO4 जैसे ब्रेक हो रहा है सपोज, तो ये पहले एक H प्लस देता है और यहाँ HSO4 माइनस बनाता है, फिर ये जो इसका HSO4 होता है ये दोबारा डिसोसिएट होता है और फिर से H प्लस देता है और SO4 माइनस 2 बनता है। जब हम लोग H2SO4 का डिसोसिएशन दिखाते हैं तो अक्सर करके ऐसे दिखा देते हैं 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, लेकिन ये 2 स्टेप प्रोसेस है। बेसिकली H2SO4 पहले 1 मॉलिक्यूल ब्रेक होता है H प्लस में, एक H प्लस देता है और ये HSO4 माइनस बनता है, फिर ये HSO4 माइनस भी ब्रेक होता है, H प्लस देता है और फिर ये SO4 माइनस 2 बनता है, मतलब 2 स्टेप प्रोसेस है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहली इक्वेशन के लिए अगर पहला H प्लस जब निकला तो Ka1 बोल सकते हैं
और दूसरा H प्लस निकला तो उसको K2 बोल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्लियर होती है इतनी बात कि यहाँ पे K1 और K2 हम किसको कह रहे हैं? हम बोल रहे हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट व्हेन फर्स्ट H प्लस इज रिमूव्ड और इज डिसोसिएटेड। पहला H प्लस जब निकला, K2 कब हमने बोला? जब दूसरा H प्लस निकला, सेकेंड H प्लस डिसोसिएटेड या रिमूव्ड, देन इट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब ये K1 और K2 किसी एसिड के लिए दोनों डिसोसिएशन कांस्टेंट दिए, या मान लो कोई 3H प्लस देता है तो उसके लिए 3 डिसोसिएशन कांस्टेंट दिए हुए, तो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसको हम K बोल रहे थे वो कैसे निकालते हैं? उसको डेराइव करके पूरा निकाला गया है, लेकिन हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, हमारा डेरिवेशन से लेना देना नहीं है। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर हमें निकालना है ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट तो वो कैसे निकालें। उसको निकालने के लिए बस एक फॉर्मूला याद रखना है, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो हम लोग K निकालते हैं, K1 मल्टीप्लाइड बाय K2 मल्टीप्लाइड बाय K3 मल्टीप्लाइड बाय K4 डैश डैश डैश, जितने भी H प्लस वो दे रहा हो उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है बात? K4 को हटा ही देते हैं क्योंकि ज़्यादातर एसिड जो होते हैं 3 से ज़्यादा कोई देता नहीं। ठीक है, तो हम K3 तक ही ले लेते हैं। ठीक, तो किसी एसिड के लिए मान लो H2SO4 के लिए आपको पहला H प्लस निकलने के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट, दूसरे H प्लस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है, तो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और यही चीज अगर कोई बेस है तो बेस के लिए सेम फॉर्मूला है, बस वहां पे के बी आ जाएगा। बेस के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, अगर वो पॉली एसिडिक है मतलब एक से ज़्यादा OH दे रहा है तो के बी निकालना है। अगर ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट तो Kb1 मल्टीप्लाइड बाई Kb2 मल्टीप्लाइड बाई Kb3। मान लो कोई 2H प्लस देगा तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, अगर 3 OH माइनस दे रहा है तो तीसरे के लिए भी आ जाएगा। जो भी सिचुएशन होगी सिचुएशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग के बी और के, इसकी बात कर ली हमने। देखो, अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई वैल्यू ऑफ K1 is greater than K2 and it is greater than K3। मतलब जब पहला H प्लस निकल रहा है तो K1 की वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा है, दूसरे H प्लस में उससे वैल्यू कम हो गई और तीसरे में उससे भी ज़्यादा कम हो गई। ऐसा होता क्यों है, इसका रीज़न पूछ रहे हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से देखा गया, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि पहले H प्लस जब निकला पहला तो K1 की वैल्यू ज़्यादा थी, फिर दूसरा H प्लस निकला तो K2 उससे छोटा हो गया, फिर K3 उससे भी छोटा हो गया। इसका क्या रीज़न है, क्या रीज़न इसका हम समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। क्लियर है? तो देखो होता क्या है, जैसे मान लो H2SO4 को ब्रेक होना है, H प्लस और HSO4 माइनस। ठीक, यहाँ पे हम बोल रहे हैं K1 हम यूज करेंगे, H प्लस HSO4 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन, इससे ही हम निकालेंगे K1 की वैल्यू। अब होता क्या है कि जब पहला H प्लस आपको निकालना है
तो ये H2SO4 बना किससे? H प्लस से और HSO4 माइनस से। तो जब पहली बार इस H प्लस को अलग करना होता है ना, तो ये निगेटिव आयन है। इस निगेटिव आयन से आपको इस H प्लस को पूरे को सेपरेट करना होता है, ठीक। और जब दूसरा H प्लस निकालना होता है तो हम देखते हैं HSO4 माइनस, और यहाँ पे H प्लस, और यहाँ पे हो गया SO4 माइनस 2। अब अगर आप देखो तो ये एक निगेटिव आयन है, इससे आपको अलग करना है इसको। इस निगेटिव आयन से H प्लस को निकालना है। और पहले वाले केस में क्या था? पहले वाले केस में आपका इस H2SO4 से निकालना था। न्यूट्रल मॉलिक्यूल से H प्लस को निकालना था। तो क्या टफ होगा? आप क्या सोचते हो, कौन सा प्रोसेस टफ होगा? दूसरे वाले में निकालने में टफ होना चाहिए, ठीक है। दूसरे वाले में निकालने में अगर टफ है तो टफ का मतलब क्या हो गया कि आसान, ज़्यादा निकलेंगे कि कम निकलेंगे? देखो, क्वेश्चन ये है कि एक बार H2SO4 से H प्लस निकाल रहे हो, तो H प्लस निकाल रहे हो तो HSO4 माइनस और H प्लस बन रहा है, पहली इक्वेशन जो लिखी हुई है। और दूसरी बार क्या कर रहे हो? HSO4 माइनस से H प्लस निकाल रहे हो, जो ये Ka2 के लिए इक्वेशन लिखी हुई है। तो कौन सा प्रोसेस आपको इजी लगना चाहिए और कौन सा प्रोसेस आपको टफ लगना चाहिए? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकंड वाला इजी और फर्स्ट वाला हार्ड है, कैसे? हाँ 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 हाँ। अच्छा, क्यों? अच्छा, हर्षित कह रहे हैं कि बाद में स्टेबिलिटी मिल रही है ना। और हेमांग कह रहे हैं कि पहले जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उससे हटा रहे हैं हम लोग, तो इसके लिए। और कोई? फर्स्ट वाला ज़्यादा हार्ड होगा, जिसमें स्टेबिलिटी लूज हो रही होगी, मतलब आप कह रहे हो न्यूट्रल से निकालना ज़्यादा टफ होगा इन कंपैरिजन टू माइनस वाले से। देखो, क्या सोचना है इसको, कैसे सोचना है ये बताते हैं। अगर हम बात करें कि कोई चीज़ है, मान लो ए प्लस है और बी माइनस है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं, ए बी कंपाउंड बना हुआ है, ठीक। तो अभी हमें अगर ए को अलग करना है और बी को अलग करना है, तो यहाँ पे बी के ऊपर -1, ए के ऊपर +1, इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1 चार्ज है। इन दोनों को हमें सेपरेट आउट करना है, ठीक। बट कोई केस ऐसा हो कि मान लो ये ए बी है और ये A+1 हो, और यहाँ पे बी -2 हो, ठीक है। ए के ऊपर +1 चार्ज है लेकिन बी के ऊपर -2 का चार्ज है। तो अब अगर इस ए को हमें सेपरेट करना है बी से, तो बी पे -2 का चार्ज है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा ना, यहाँ पे +1 और -2 में अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू +1 और +1 में। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हमें +1 को अलग ले जाना है तो -2 चार्ज से अलग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इन कंपैरिजन टू +1 चार्ज से।
क्या कहते हो? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो चार्ज के बीच में लगता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 बाई R क्यूब, यही तो होता है फोर्स, या R स्क्वायर होता है, क्या होता है? तो ओवरऑल में अगर हम देखें आर क्यूब हो या आर स्क्वायर हो, अभी तो उससे मतलब नहीं है। फोर्स जो होता है वो चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब चार्ज के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहले केस में मान लो दो चार्ज हैं जिसमें +1 +1 चार्ज है, तो यहाँ पे Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा ना। और दूसरे केस में मान लो हम Q1 Q2 चार्जेस को एक को +1 लें और एक को +2 ले लें, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन +2 आ जाएगा, क्या कहते हो? तो इसका मतलब जब आप चार्ज को एक दूसरे से सेपरेट कर रहे हो तो इस फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो ना, उस फोर्स को ख़त्म कर रहे हो आप। इन दोनों के बीच में एक फोर्स है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो सेपरेट करना डिफ़िकल्ट होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा तो सेपरेट करना ईजी होगा। अगर आपकी चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है जिससे आप सेपरेट कर रहे हो उस आयन को, तो वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, तो वो प्रोसेस हो जाएगा डिफ़िकल्ट। इतनी बात सबको क्लियर है कि हमें देखना कैसे है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ओके, अब देखो, अब आ जाते हैं अपने प्रोसेस पे। यहाँ पे जो हमें सेपरेट करना है +1 से, किसको सेपरेट करना है? +1 को निकालना है हमको न्यूट्रल से, और दूसरा वाला जो प्रोसेस है उसमें हमें +1 को निकालना है, +1 चार्ज को निकालना है, किससे? माइनस वाले से। तो यहाँ पे भाई न्यूट्रल से आपको निकालना है, यहाँ पे किससे निकालना है आपको? माइनस से निकालना है। तो कौन सा प्रोसेस टफ होगा? माइनस वाला, चार्ज वाला प्रोसेस टफ हो जाएगा ना। आप किसी चार्ज से निकाल रहे हो, किसी निगेटिव चार्ज से आप निकाल रहे हो प्लस को, और पहले वाले में क्या किया आपने? किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से निकाला आपने प्लस को। यहाँ तक बात क्लियर है? तो इसका मतलब डिफिकल्ट प्रोसेस हो गया, दोनों को अगर कंपेयर करें तो डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा अपना सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि उसमें निगेटिव चार्ज से एलिमिनेट H प्लस फ्रॉम निगेटिव चार्ज। और फर्स्ट केस में क्या हुआ था? फर्स्ट केस इजी होगा कंपैरिजन टू सेकंड। क्यों? क्योंकि एलिमिनेट कर रहे हो H प्लस को फ्रॉम न्यूट्रल। ठीक है, तो जो प्रोसेस इजी होगा वहां पे H प्लस और आसानी से निकलेंगे, और जो H प्लस जहाँ पे आसानी से निकलते हैं वहां पे डिसोसिएशन कांस्टेंट हमेशा ज़्यादा होता है, ज़्यादा डिसोसिएट होंगे H प्लस। तो पहले वाले केस में K1 होगा और दूसरे वाले केस में हम K2 की बात कर रहे हैं, तो K1 हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा K2 के कंपैरिजन। क्लियर हो गई बात? और K3 उससे भी छोटा होगा। हाँ, चार्ज की वजह से। क्या +1 -1 का इंटू करेंगे तो -1 आ जाएगा और वहां पे 0 आएगा, ये कहना चाह रहे हो? हाँ, वो प्लस माइनस से मतलब नहीं है, ये वैल्यू बढ़ रही है ना, 1 1 1 2। ठीक है, या कहीं पे चार्ज नहीं है तो 0 और 1 है, और वहां पे दूसरी जगह पे 1 1 हो गई, चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है ना। ठीक है, प्लस माइनस के टर्म्स में नहीं देखना है, वैल्यू बढ़ रही है उसके टर्म्स।
अब यही चीज के एसिड के लिए था, अब यही चीज सेम फॉर्मूला बेस के लिए भी हम समझ सकते हैं कि अगर पहला OH निकला तो क्या होगा, दूसरा निकला तो क्या होगा। तो हम लिख सकते हैं Kb1 इज ग्रेटर देन Kb2 इज ग्रेटर देन Kb3। ठीक है, सेम फॉर बेस। अब देखो अब एक और बात करते हैं हम लोग। लिखा हुआ एक लाइन, अ स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीकेस्ट बेस। ये लाइन जरूर याद रखनी है, इससे कंपैरेटिव क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर कोई एसिड स्ट्रांग है तो उसका अगर कॉन्जुगेट बेस बनाओगे ना तो वो वीक होगा, इतना ध्यान रखना। जैसे मान लो हमने बोला HCl को कि ये स्ट्रांग एसिड है, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो H+ इसमें से निकाल देते हैं तो Cl- बन जाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड और बेस तो समझते ही है ना, H+ का डिफरेंस होता है। एसिड में से एक H+ निकाल दो तो बेस बन जाता है। तो अगर एसिड स्ट्रांग बोल रहे हो आप तो ये जो बेस होगा ना ये वीक होगा। अपोजिट चलते हैं, अगर बेस को आप स्ट्रांग बोलोगे तो जो उसका एसिड होगा वो क्या होगा। जैसे हमने बोला अ स्ट्रांग बेस, कोई बेस स्ट्रांग है तो उसका वीकेस्ट एसिड होगा। ठीक है, अब ये जो एसिड बेस हैं अगर इनको स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे मान लो अगर हम बोले कि फॉर एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप, सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं उनके लिए अगर हमें कंपेयर करना है तो हम कैसे करेंगे। बेसिकली दो फैक्टर, एक बॉन्ड की स्ट्रेंथ काम करता है और एक पोलर नेचर काम करता है। अगर पोलर नेचर ज़्यादा है तो आपका जो एसिड होगा वो क्या होगा, वो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। और अगर पोलर नेचर कम है तो अलग बात हो जाएगी। कैसे, देखो दो फैक्टर्स हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ को गवर्न करेंगे, जिनके ऊपर एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। पहला जो फैक्टर है वो है आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज कर रही है बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज कर रही है मतलब बॉन्ड वीक हो रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। ठीक है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कैसे करती है, मान लो कोई ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें हेलोजन का साइज इंक्रीज करे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, बॉन्ड वीक होता जाएगा और वो एसिड अच्छा होता जाएगा। अभी एग्जांपल लेके समझाते हैं इस बात को। दूसरी चीज है अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज कर रही हो। मेरी आवाज क्या हो रही है? हेलो, हाँ बोलो। आवाज लैग कर रही है, अच्छा कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा।